जनगणना विधि की कमियां। पहला, जनगणना विधि बहुत खर्चीली होती है। इसमें समष्टि की प्रत्येक इकाई से सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं, जिसके लिए अधिक धन की आवश्यकता होती है। इसमें प्रशिक्षित गणनाकारों की अधिक संख्या में आवश्यकता होती है। इनके प्रशिक्षण पर धन व्यय होता है। अधिक संख्या में प्रश्नावली छपवानी पड़ती है। यातायात पर भी अधिक धन व्यय करना पड़ता है। दूसरा, जनगणना विधि में अधिक समय लगता है। समष्टि की प्रत्येक इकाई से जानकारी एकत्र करने में उत्तरदाताओं की संख्या बढ़ जाती है तथा उसी अनुपात में लगने वाला समय भी बढ़ जाता है। यही कारण है कि भारत में जनसंख्या 10 वर्ष के पश्चात की जाती है। तीसरा, जनगणना विधि में अधिक मानव शक्ति की आवश्यकता होती है। यदि क्षेत्र बड़ा हो तथा मदों की संख्या अधिक हो तो आंकड़े संग्रह करने के लिए अधिक सर्वेक्षकों की आवश्यकता होगी। सर्वेक्षकों के कार्य देखने के लिए निरीक्षकों की आवश्यकता भी होती है तथा इन दोनों को प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षकों की आवश्यकता होती है। इस प्रकार मानव शक्ति की आवश्यकता बढ़ती जाती है। चौथा, विशाल क्षेत्र में अनुसंधान करने के लिए जनगणना विधि का प्रयोग सामान्यतः नहीं किया जाता है। ऐसी स्थिति में सभी मदों से संपर्क करना संभव नहीं होता। केवल सरकारी तंत्र जैसा संसाधनों से संपन्न विशाल संगठन जनगणना का प्रयोग कर सकता है, जहां धन, मानव संसाधन की कोई कमी नहीं है। दूसरा विधि है प्रतिदर्श सर्वेक्षण। सर्वेक्षण की वह विधि जिसमें समष्टि के एक खंड या एक छोटे समूह जो समष्टि का प्रतिनिधित्व करता है से संबंधित सूचना प्राप्त की जाती है। इन आंकड़ों का विश्लेषण करके निष्कर्ष निकाला जाता है और इन निष्कर्ष को संपूर्ण समष्टि पर लागू किया जाता है। प्रतिदर्श सर्वेक्षण कहलाता है। एक आदर्श प्रतिदर्श सामान्यतः समष्टि से छोटा होता है तथा अपेक्षाकृत कम लागत एवं कम समय में समष्टि के बारे में पर्याप्त सही सूचनाएं प्रदान करने में सक्षम होता है। अधिकतर सर्वेक्षण प्रतिदर्श सर्वेक्षण ही होते हैं। सांख्यिकी में इन्हें कई कारणों से प्राथमिकता दी जाती है। प्रतिदर्श सर्वेक्षण कम खर्च में एवं अल्प समय में पर्याप्त विश्वसनीय या सही सूचनाएं उपलब्ध करा सकता है। समष्टि से छोटा होने के कारण प्रतिदर्श सर्वेक्षण में गहन पूछताछ के द्वारा अधिक सूचनाएं संग्रहित की जा सकती हैं। इस कार्य में सर्वेक्षकों की कम आवश्यकता पड़ती है, जिससे धन तथा समय दोनों की बचत होती है। आप अपने आम जीवन में इस विधि का कई बार प्रयोग करते हैं। अनाज खरीदते समय आप अनाज की बोरी से थोड़ा सा अनाज देखकर अनाज की पूरी बोरी के विषय में निर्णय कर लेते हैं। कक्षा में पाठ पढ़ाने के पश्चात शिक्षक कुछ विद्यार्थियों से प्रश्न पूछकर पढ़ाई गई विषय सामग्री की जांच कर लेता है। रक्त की जांच करने के लिए रक्त की कुछ बूंदों से संपूर्ण शरीर के संबंध में निर्णय लिया जा सकता है। यह सभी प्रतिदर्श सर्वेक्षण के उदाहरण हैं। प्रतिदर्श सर्वेक्षण विधि किस प्रकार के शोध या अनुसंधान में उपयुक्त रहती है, आइए इस पर चर्चा करते हैं कि किन परिस्थितियों में शोधकर्ता को प्रतिदर्श सर्वेक्षण का प्रयोग करना सही रहता है। पहला, जब अनुसंधान का क्षेत्र विस्तृत होता है तथा शोधकर्ता के लिए सभी इकाइयों से सूचना प्राप्त करना कठिन होता है। ऐसी स्थिति में प्रतिदर्श सर्वेक्षण एक छोटे समूह से सूचनाएं प्राप्त करके निर्णय निकालने में सक्षम होता है। दूसरा, जहां समष्टि की सभी इकाइयां सजातीय होती हैं, वहां सभी इकाइयों से सूचनाएं प्राप्त करने में कोई लाभ नहीं है। जैसे 1 किलो चावल खरीदने के लिए आप प्रत्येक चावल की जांच नहीं करते हैं, केवल कुछ चावल के दाने देखकर ही चावल की गुणवत्ता का अनुमान लगा लेते हैं। तीसरा, जब शोध में उच्च स्तर की शुद्धता की आवश्यकता नहीं होती है, तब प्रतिदर्श सर्वेक्षण सबसे उपयुक्त रहता है। सामाजिक, आर्थिक तथा मानव व्यवहार संबंधी विषयों पर शोध के लिए प्रतिदर्श सर्वेक्षण सर्वोत्तम रहता है। चौथा, संसाधनों के अभाव में प्रतिदर्श सर्वेक्षण उपयुक्त रहता है। इसमें समष्टि की एक छोटे भाग से आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं, इसलिए इसमें लगने वाला समय,
श्रम तथा धन की बचत होती है। अब जानते हैं कि प्रतिदर्श सर्वेक्षण के क्या लाभ हैं। पहला लाभ यह है कि प्रतिदर्श सर्वेक्षण विधि कम खर्चीली होती है तथा इस विधि में सर्वेक्षकों की छोटी टोली की ज़रूरत होती है। प्रश्नावली भी कम छपवानी पड़ती है क्योंकि समष्टि के केवल एक छोटे समूह से सूचनाएं एकत्र करी जाती है। दूसरा, प्रतिदर्श सर्वेक्षण में समय की बचत होती है। इससे अल्प समय में पर्याप्त विश्वसनीय तथा सही सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं। सही समय पर निर्णय लेने से परिणाम और बेहतर हो जाते हैं। तीसरा, प्रतिदर्श सर्वेक्षण विज्ञान पर आधारित है तथा इसमें त्रुटियों की पहचान करके उन्हें दूर करना आसान होता है। चौथा, प्रतिदर्श सर्वेक्षण के लिए चुना गया प्रतिदर्श समष्टि से छोटा होता है, अतः सघन और विस्तृत पूछताछ के द्वारा अधिक विस्तृत सूचनाएं संग्रहित की जा सकती हैं। पांचवां, प्रतिदर्श सर्वेक्षण का प्रबंधन अपेक्षाकृत सरल होता है। इसके लिए गणनाकारों की कम संख्या में आवश्यकता होती है जिन्हें आसानी से प्रशिक्षित किया जा सकता है तथा उनके कार्य को देखने के लिए निरीक्षक भी कम चाहिए। इनके कार्य पर आसानी से निगरानी रखी जा सकती है। प्रतिदर्श सर्वेक्षण की कमियां। पहली कमी, आदर्श प्रतिदर्श के चयन की संभावना कम होती है, इसलिए प्रतिदर्श के आधार पर लिए गए निर्णय समष्टि के लिए 100% सही नहीं होते। दूसरा, प्रतिदर्श सर्वेक्षण में प्रतिदर्श के चुनाव में पक्षपात की संभावना बनी रहती है क्योंकि अनुसंधानकर्ता उन इकाइयों को प्रतिदर्श के रूप में चुनता है जो उसे पसंद होते हैं या उसके आसपास होते हैं। तीसरी, प्रतिदर्श सर्वेक्षण में विजातीय इकाइयां होने पर यदि छोटे प्रतिदर्श का चुनाव किया जाता है तब परिणाम गलत निकलने की संभावना बनी रहती है। ऐसे निकाला गया निष्कर्ष समष्टि पर लागू नहीं होता। चौथा, प्रतिदर्श सर्वेक्षण विज्ञान आधारित तकनीक है। इसके प्रयोग के लिए अनुसंधानकर्ता को विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता होती है। सामान्य तौर पर चुने गए प्रतिदर्श विषम वितरण वाले होते हैं। इनकी पहचान करना तथा इन्हें सम वितरण में बदलने के लिए विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है जो सभी के पास नहीं होता।